हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं। आज अपन पढ़ने वाले मनोविज्ञान कक्षा 11 का जो अपने चल रहा था अधिगम, उसका 4th पार्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन इसके 3 पार्ट्स और पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन देख चुके हैं कि अधिगम क्या होता है। उसके बाद में अपन देख चुके हैं अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के सोपान, फिर प्राचीन अनुबंधन अधिगम देख चुके हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम देख चुके हैं, वाचिक अधिगम देख चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले अपना संप्रत्यय अधिगम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको भी आज अपन पूरा लाइन टू लाइन पूरा डिटेल से देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन पढ़ रहे हैं अपने 2019-20 का जो फिलहाल स्कूलों में सिलेबस चल रहा है के मनोविज्ञान के टॉपिक्स को। तो फ्रेंड्स, ऑथेंटिक बुक्स आपको पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी बुक है, एज इट इज ही आरबीएसई बुक है, कुछ भी अंतर नहीं है सिवाय बाहर के कवर के, सेम ही है दोनों का मैटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये ऑथेंटिक सामग्री पढ़नी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपकी जो पेपर है वो यहीं से बनने वाला है। इसीलिए आपको कह रही हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम को अपन इंग्लिश में कहें तो इसको अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी चीज़ में अपन कॉन्सेप्ट लगाकर पढ़ते हैं ना, उसको कैसे सीखते हैं, तो वो आज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो अपनी कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें अनगिनत प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं तथा प्राणी होते हैं। ये वस्तुएं और घटनाएं संरचना और कार्यों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बहुत सी चीजें जो मनुष्यों को करनी होती है उनमें से एक है वस्तुओं, घटनाओं, पशुओं आदि को वर्गों में सुव्यवस्थित करना, ताकि एक वर्ग की वस्तुओं को एक जैसा जाना जा सके, हालांकि वे अपने लक्षणों में भिन्न होते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरणों में संप्रत्यय अधिगम अंतर्निहित होता है। कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे, एकदम जनरल सी बात है कि जितनी भी अपनी धरती पर चीजें हैं उन सबको अपन क्या करते हैं, वर्गों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो आराम से पहचानी जा सके। जैसे अपन ने पशुओं को डिवाइड कर दिया, सारे पशु उस पशुओं के अंदर आ गए। पक्षियों को डिवाइड कर दिया तो सब पक्षी जितने भी हैं वो पक्षियों के वर्ग में आ गए। मनुष्य हैं वो सारे स्तनपाइयों में आ गए। तो इस प्रकार से हर एक चीज को अपने वर्गों के अनुसार उनको डिवाइड कर देना सुव्यवस्थित तरीके से उनको, ताकि पहचाना जा सके। इसी चीज को अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट या फिर संप्रत्यय। तो अपना संप्रत्यय क्या है उसको डिटेल से देख लेते हैं। तो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है। पशु, फल, भवन और भीड़ संप्रत्ययों या श्रेणियों के उदाहरण हैं। याद रहे कि संप्रत्यय और श्रेणी दोनों पद एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। या तो संप्रत्यय कह लो या श्रेणी कह लो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो संप्रत्यय की व्याख्या विशेषताओं या गुणों के समूह के रूप में की गई है जो किसी नियम से जुड़े हों। देखिए, संप्रत्यय के उदाहरण वे वस्तुएं, व्यवहार या घटनाएं होती हैं जिनमें समान विशेषताएं, जिनमें एक जैसी समान विशेषताएं होती हैं, उनको अपन संप्रत्यय के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। विशेषतः वस्तु या घटना या जीवित प्राणियों का ऐसा गुण या पहलू जो हो सकता है जो उनमें पाया जाए तथा दूसरी भिन्न वस्तुओं में पाई गई या विभेदित की गई कुछ विशेषताओं के तुल्य समझा जाए। विशेषताएं अनगिनत प्रकार की हो सकती हैं। उनकी विभेदनीयता प्रेक्षक की प्रात्यक्षिक भावुकता की मात्रा पर निर्भर करती है। रंग, आकार, संख्या, आकृति, चिकनापन, रुक्षता, कोमलता और कड़वापन जैसे गुणों को विशेषता कहते हैं। विशेषता कितने प्रकार की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ओके, उनके आधार पर ही अपना संप्रत्यय है उसको जाना जाता है। संप्रत्यय बनाने के उद्देश्य से विशेषताओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियम बहुत सरल या जटिल हो सकते हैं। एक नियम कुछ करने के लिए एक अनुदेश है। संप्रत्ययों को परिभाषित करने में प्रयुक्त नियमों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के संप्रत्ययों का अध्ययन दिया है। अब किसी भी संप्रत्यय को बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, तो उन नियमों को ध्यान में रखकर जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने संप्रत्ययों को 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 प्रकार के संप्रत्यय उन्होंने कौन से बताए हैं? पहला तो बताया उन्होंने कृत्रिम संप्रत्यय, जिसको अपन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहते हैं, और दूसरा बताया अपना स्वाभाविक संप्रत्यय या श्रेणियां, जिसको अपन नेचुरल कॉन्सेप्ट कहते हैं या कैटेगरीज कहते हैं। तो देखिए, कृत्रिम संप्रत्यय क्या होता है? तो कृत्रिम संप्रत्यय वे होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं और विशेषताओं को जोड़ने वाले नियम परिशुद्ध और कठोर होते हैं। तो जो अपने कृत्रिम संप्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? ये तो एक वेल डिफाइंड होते हैं। दूसरा क्या होता है? ये अपने विशेषताओं को जोड़कर एक नियम तैयार करते हैं जिनका जो शुद्धता होती है वो कठोर होती है। तो एक सुपरिभाषित संप्रत्यय में संप्रत्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताएं अकेले आवश्यक और विशेषताओं के साथ मिलकर पर्याप्त होती हैं। संप्रत्यय का उदाहरण होने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु में सभी विशेषताएं मौजूद रहें।
दूसरी ओर स्वाभाविक संप्रत्यय या श्रेणियां अक्सर ठीक तरह से परिभाषित नहीं होती हैं। कृत्रिम संप्रत्यय तो अपन ने देख लिया कि सुपरिभाषित होता है, लेकिन जो स्वाभाविक संप्रत्यय हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जो स्वाभाविक संप्रत्यय होते हैं उनके उदाहरण में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन संप्रत्ययों में जैविक वस्तुएं, वास्तविक जीवन के उत्पाद तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियां जैसे औजार, कपड़े, मकान आदि सम्मिलित हैं। आइए वर्ग के संप्रत्यय का उदाहरण लिया जाए। यह एक सुपरिभाषित संप्रत्यय है। इसमें 4 विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए, अर्थात घिरी हुई आकृति, 4 भुजाएं, प्रत्येक भुजा समान लंबाई की और समान कोणों वाली। इस प्रकार एक वर्ग में 4 विशेषताएं होती हैं जो एक संयोजक नियम से जुड़ी होती हैं। सुपरिभाषित संप्रत्यय बनाने में प्रयुक्त विभिन्न नियमों को समझने के लिए चित्र 6.4 देखें। क्या अपन अगले पन्ने पर देखेंगे तो आगे देखिए इसमें क्या है। चित्र 6.4 में दिया गया है कि ये एक दूसरे से भिन्न 16 कार्ड हैं। इन पर 2 आकृतियां हैं, एक तो वर्ग की है और एक त्रिभुज की है। 2 रंग दिए गए हैं, गुलाबी तथा धूसर। क्रॉस का निशान ऊपर या नीचे और एक छोटा वृत्त दाहिनी ओर या बाहिनी ओर बना है। इन कार्डों की सहायता से विभिन्न नियमों के उपयोग से बहुत से संप्रत्यय बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको 2 रंगों में दिखाए गए हैं, कृत्रिम और जो अपना नेचुरल है। उन दोनों को अपने को यहाँ पर बताकर इन उदाहरणों में अपने 16 बॉक्सेस में बताया गया है अपने को कि देखिए इसमें क्या बताया गया है कि नियमों के उपयोग से बहुत से संप्रत्यय अपन बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें आपको ऊपर जो प्लस है उसको एक बार ऊपर लगा दिया, फिर एक बार इधर कर दिया, फिर उसको घुमा के इधर कर दिया। तो इस तरीके से आप कई आकृतियां बना सकते हैं। कृत्रिम और जो आपकी स्वाभाविक संप्रत्यय हैं उनको मिलाकर आप कई तरीके के नियम बनाए जा सकते हैं। ओके, विशेषताओं का वह समूह जो किसी नियम से जुड़ा रहता है उसे प्रासंगिक विशेषता या रिलेवेंट फीचर्स कहते हैं। नियम से बाहर स्थित विशेषताएं अप्रासंगिक विशेषताएं होती हैं। उदाहरणार्थ चित्र में दिए गए कार्डों में 4 विशेषताएं हैं, आकृति, रंग, ऊपर क्रॉस या क्रॉस नहीं और वृत्त दाहिनी ओर या बाईं ओर। देखिए आपको बताया गया है कि जो प्रासंगिक विशेषताएं, विशेषताओं का वह समूह जो किसी नियम से जुड़ा होता है उसको अपन कहते हैं प्रासंगिक विशेषताएं। अपने को यहाँ पर ये 16 कार्ड दिए गए थे, इसमें अपने को 4 चीजें इसमें अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इनका रंग कि इनका रंग एक का गुलाबी है, एक का धूसर है। फिर इनकी आकृति की एक चतुर्भुजा आकृति है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। फिर इनका क्रॉस की एक का क्रॉस ऊपर है, एक का साइड में है, फिर एक का नीचे है, फिर एक का बाईं ओर है। ये अपन इसमें प्रत्यय करके बता सकते हैं। इसी प्रकार से अपन त्रिभुज में भी बता सकते हैं। तो ये अपन इसमें 3-4 प्रकार से अपन इसका क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इन विशेषताओं का उपयोग करके एक संयोजी संप्रत्यय बनाने के लिए व्यक्ति आकृति और भुजाओं का उपयोग प्रासंगिक विशेषताओं के रूप में कर सकता है और 2 अन्य विशेषताओं को अप्रासंगिक विशेषताओं के रूप में छोड़ सकता है। देखिए इन सब का अपन यूज करके जो अपन संप्रत्यय बनाते हैं उसको अपन कहते हैं संयोजी संप्रत्यय। जो इन विशेषताओं का उपयोग करके बनाए जाएंगे उनको अपन कहेंगे संयोजी संप्रत्यय। 2 विशेषताओं का उपयोग करके एक संयोजी संप्रत्यय बनाने के लिए व्यक्ति आकृति और भुजाओं का उपयोग प्रासंगिक विशेषताओं के रूप में कर सकता है और 2 अन्य विशेषताओं को अप्रासंगिक विशेषताओं के रूप में छोड़ सकता है। इस प्रकार के संप्रत्यय के लिए प्रतिमान और गैर प्रतिमान चित्र 6.5 में दिए गए हैं। आगे है अपना कौशल अधिगम। कौशल अधिगम क्या होता है तो देखिए कौशल अधिगम, कौशल का स्वरूप क्या है तो कौशल क्या है कि कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई चीज अपन कितनी आसानी से कर सकते हैं तो ये अपनी स्किल बताती है। जो अपना कौशल है वो अपनी स्किल होती है। तो स्किल लर्निंग क्या होती है, कोई चीज को अपन कितनी आसानी से या कितनी कठिनाई से किसी चीज को अपन कर सकते हैं। तो अपनी जो कैपेसिटी है ना उसको अपन कहते हैं कौशल। देखिए आगे है कि कौशल क्या है, कार चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, समुद्री जहाज चलाना, आशुलिपि में लिखना तथा लिखना और पढ़ना आदि कौशल के उदाहरण है। कोई भी कार्य अपन करते हैं तो ये अपने एक कौशल को ही दर्शाता है। तो कुछ भी कार्य जो अपन कर रहे हैं ना वो अपना कौशल है। देखिए आगे है कि ये कौशल अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते हैं। कोई भी चीज अपन कैसे सीखते हैं, या तो अपन उसमें अभ्यास करें, बार बार प्रैक्टिस करें, या फिर अपने को उसका एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो उसी से अपन कोई भी कौशल है वो करना सीख जाते हैं। किसी कौशल में प्रात्यक्षिक पेशियां अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला अथवा उद्दीपक अनुक्रिया साचर्यों की एक श्रेणी होती है। कोई चीज है वो अपन प्रात्यक्षिक जो अपनी पेशियां हैं उनकी क्रियाओं के माध्यम से अथवा जो अपना उद्दीपक अनुक्रिया साचर्य की जो श्रेणी होती है उसके माध्यम से ही तो अपन किसी कौशल को है वो सीख पाते हैं। तो कौशल में प्रात्यक्षिक पेशीय अनुक्रियाएं होती है, इसके साथ ही जो उद्दीपक अनुक्रिया का साचर्य होता है उसकी एक श्रेणी होती है। ये कि कौशल अर्जन के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं किसी कौशल को अर्जित करने के, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे कि कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से भिन्न कई चरणों से गुजरता है। कोई भी कौशल
अपन जब उसको प्राप्त करते हैं तो वो कई चरणों से गुजरता है। तो देखिए, किसी कौशल को सीखने के प्रत्येक क्रमिक प्रयास के साथ निष्पादन निर्बाध अधिक होता जाता है और निष्पादन करने में प्रयास की आवश्यकता भी कम होती जाती है। कोई कौशल जो अपन जितनी बार उसका प्रयास करते हैं उतना ही अपना परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उतना ही अपना निष्पादन अच्छा होता है, तो अपने को उसमें उतना ही कम समय लगता है और उतना ही अपने परफॉर्मेंस बढ़िया होती है किसी कौशल को अपन जितनी बार रिपीट करते हैं। दूसरे शब्दों में निष्पादन अधिक स्वाभाविक या स्वचालित हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपन जितना ज़्यादा किसी कौशल को करते हैं तो वो उतना ही अपना स्वाभाविक हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और उतनी ही अपने आप होने वाली क्रिया बन जाती है, वो आदत में शामिल हो जाता है वो कौशल। यह भी देखा गया है कि प्रत्येक चरण में निष्पादन के स्तर में सुधार आता है। प्रत्येक चरण में क्या होता है, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें सुधार आता रहता है। आगे है कि सीखने के एक चरण से जब व्यक्ति दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो इस संक्रमण काल में निष्पादन के स्तर में सुधार रुक जाता है। जब अपन एक चरण से दूसरे चरण में जब प्रवेश करते हैं तो जो अपना परफॉर्मेंस होता है वो एक समय के लिए रुक जाता है। इस समय को अपन कहते हैं संक्रमण काल। इस रुके हुए स्तर को निष्पादन पठार कहा जाता है। इसको अपन निष्पादन पठार कहते हैं। जो अपने संक्रमण काल में जो अपनी परफॉर्मेंस रुक जाती है ना, उसको अपन कहते हैं निष्पादन पठार। अगला चरण प्रारंभ होने के पश्चात निष्पादन का स्तर सुधरने लगता है और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब नेक्स्ट स्टेज पर अपन फिर से जब तैयारी करते हैं तो अपना जो निष्पादन जो अपनी परफॉर्मेंस है उसका स्तर जो होता है वो सुधरने लगता है और अपन फिर से ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं। कौशल अर्जन के चरणों के सर्वाधिक प्रभावशाली वर्णनों में एक वर्णन फिट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार देखिए, फिट्स ने क्या कहा है कि उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। फिट्स ने कहा है कि जो कौशल अधिगम है उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहली है संज्ञानात्मक, जिसको अपन कहते हैं कोग्निटिव। सेकंड है साचार्यात्मक, जिसको अपन कहते हैं एसोसिएटिव। तथा थर्ड है स्वायत्त, जिसको अपन कहते हैं ऑटोनोमस। तो प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। कौशल अधिगम के संज्ञानात्मक चरण में अधिगमकर्ता को दिए गए निर्देशों को समझना और याद करना पड़ता है। उसे यह भी समझना पड़ता है कि कार्य का निष्पादन किस प्रकार किया जाना है। इस चरण में व्यक्ति को परिवेश में मिलने वाले सभी संकेतों, दिए गए निर्देशों की मांग तथा अपनी अनुक्रियाओं के परिणामों को सदा अपनी चेतना में रखना होता है। इसमें आपको पहला जो बताया गया है कौशल के पहले चरण के बारे में आपको बताया गया कि पहला चरण जो होता है वो आपका संज्ञानात्मक चरण होता है, जिसमें जो आपका अधिगम करता होता है ना, उसको कुछ निर्देश दिए जाते हैं या फिर उसको कुछ संकेत दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वो अपने परिवेश से क्या होता है उन संकेतों को या उन निर्देशों को क्या करता है, उनको संग्रहित करके उनके अनुसार अनुक्रिया करता है और अपने परिणाम दिखाता है। ये तो था आपका पहला चरण। अब आपका कौशल का दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है, वो है आपका साचर्यात्मक होता है। जो दूसरा चरण है वो आपका साचर्यात्मक यानी एसोसिएटिव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सांवेदिक सूचनाएं अथवा उद्दीपकों को उपयुक्त अनुक्रियाओं से जोड़ना होता है। जो विभिन्न प्रकार की आपकी सांवेदिक सूचनाएं मिलती हैं उनको जो आपके उद्दीपक होते हैं उनके साथ में आपको जोड़कर अनुक्रिया करनी होती है सेकंड चरण में। अभ्यास की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है त्रुटियों की मात्रा घटती जाती है। सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे, आपकी त्रुटियां कम होती जाएंगी। निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ती जाती है और किसी अनुक्रिया को करने में लगने वाला समय भी घटता जाता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, वो भी बढ़ती जाएगी और आपका जो समय है इसमें कार्य में, इस कौशल को करने में जो लगने वाला समय है वो है आपका घटता जाएगा। ओके, तो मतलब किसी चीज़ को जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा उसमें त्रुटियां कम होंगी, उतना ही आपको उसमें निपुणता मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका समय जो है वो कम होगा उसको सीखने में, करने में। यद्यपि लगातार अभ्यास करते रहने से अधिगमकर्ता त्रुटिहीन निष्पादन करने लगता है। अगर आप लगातार कंटिन्यूस उसका अभ्यास करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो त्रुटिहीन हो जाएगी, मतलब आप कोई बिना गलतियां किए हुए उसका कर सकते हैं। लेकिन इस चरण में उसे प्राप्त होने वाली समस्त संवेदी सूचनाओं के प्रति सचेत रहना होता है तथा कार्य पर एकाग्रता बनाए रखनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम सही से कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट आ रही है तो आप मतलब उसमें कोई एकाग्रता नहीं रखोगे। आपको उसमें ध्यान हर बार रखना होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली सीख पाओगे। इसके बाद तीसरा चरण यानी स्वायत्त चरण प्रारंभ होता है। 2 चरण अपन ने देख ली। पहला था अपना संज्ञानात्मक कोग्निटिव, सेकंड था साचर्यात्मक जिसको अपन कहते थे एसोसिएटिव, और थर्ड है अपना स्वायत्त या फिर अपन इसको कहें तो ऑटोनोमस। तो इसमें क्या होता है तीसरे चरण में, तो देखिए स्वायत्त चरण में निष्पादन में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। देखिए आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। साचर्यात्मक चरण की अवधानिक मांगे अटेंशनल डिमांड्स कम हो जाती हैं और बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं घट जाती हैं। आपकी जो डिमांड होती है कि आप बार बार उसको मतलब रिपीट करो, वो एक तो डिमांड कम हो जाती है। दूसरा, जो आपकी बाधाएं आती थी ना रास्ते में उसको सीखने के लिए, तो वो उन बाधाओं का भी जो क्रम होता है वो घट जाता है। अंत में सचेतन प्रयत्न की अल्प मांगों के साथ कौशल पूर्ण निष्पादन स्वचालिता प्राप्त कर लेता है। और अंत में क्या होता है कि जो आपका चेतन से आप जो कार्य करते हो उसमें आपका जो कौशल है वो, उसका परफॉर्मेंस है वो अपने आप स्वचालित होने लग जाता है।
एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण यह स्पष्टता दर्शाता है कि अभ्यास ही कौशल अधिगम का एकमात्र साधन है। कौशल अधिगम का एकमात्र साधन किसको बताया गया है? अभ्यास को बताया कि जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपका कौशल अधिगम है वो प्रभावी होगा। ओके, तो जितना अभ्यास करोगे उतना आपका कौशल अधिगम है वो स्ट्रांग होगा, प्रभावकारी होगा। अधिगम के लिए निरंतर अभ्यास और प्रयोग करते रहने की आवश्यकता होती है। कोई भी अधिगम है, कोई भी लर्निंग है, उसके लिए निरंतर आपको कंटिन्यूअस अभ्यास और प्रयोग की आवश्यकता होती है। अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सुधार की दर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और त्रुटिहीन निष्पादन की स्वचालिता कौशल का प्रमाणक बन जाती है। इसी से कहा जाता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। ये इसी के द्वारा कहा गया है कि अभ्यास जो है वो एकमात्र है जो आपके कौशल अधिगम को बढ़ा सकता है, परफेक्ट बना सकता है। ओके, ये अपन ने देख लिया इसमें आज कौशल अधिगम के बारे में और संप्रत्यय अधिगम के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपको एक साथ सब कुछ मिक्स मैच नहीं करूंगी आपके माइंड में, इसलिए अपन एक एक दो पॉइंट ही एक वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एक साथ लूंगी तो आपके माइंड में मिक्स मैच हो जाएगा। और अपना जो ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने को कुछ भी मिक्स मैच नहीं करना है, एक एक पॉइंट अपने को अच्छे से याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको जितना बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संप्रत्यय अधिगम क्या होता है, कौशल अधिगम क्या होता है। 2 वीडियो और बनेंगे और ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा पढ़ाया वो अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।